नमस्कार। चलिए आज दक्षिण पूर्व एशिया के भूगोल को करीब से समझते हैं। ये वो रीजन है जहां 11 अलग-अलग देश हैं और ये वैश्विक व्यापार और राजनीति के लिए इतना जरूरी क्यों है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इस इलाके का एक बहुत ही दिलचस्प नाम है इंडो चाइना। अब ये नाम आया कहां से? दरअसल ये नाम इसकी लोकेशन को पूरी तरह से बयां करता है। ये भारत और चीन, इन दो महान सभ्यताओं के बीच फंसा हुआ एक सांस्कृतिक और भौगोलिक संगम है जिसने सदियों से इसके इतिहास को एक खास शक्ल दी है। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो 11 देश जो मिलकर दक्षिण पूर्वी एशिया बनाते हैं। एक तरफ म्यांमार और वियतनाम जैसे मेनलैंड देश हैं, तो दूसरी तरफ इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे बड़े बड़े द्वीप। और यही विविधता इस रीजन को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। तो इस पूरे रीजन को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ के भूभाग और नदियों की बात करेंगे, उसके बाद क्लाइमेट और रिसोर्सेज को देखेंगे, और आखिर में इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यहाँ हम इस क्षेत्र की बुनियादी पहचान और इसके औपनिवेशिक अतीत यानी कॉलोनियल पास्ट पर एक नजर डालेंगे, जिसने आज की सीमाओं को तय किया है। देखिए, कॉलोनियल दौर ने इस इलाके पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। ज्यादातर देश या तो ब्रिटिश कंट्रोल में थे या फ्रेंच, लेकिन यहाँ एक देश सबसे अलग है, थाईलैंड। सवाल यह है कि ये गुलाम बनने से कैसे बच गया। हुआ ये कि इसने ब्रिटिश बर्मा और फ्रेंच इंडो चाइना के बीच एक बफर स्टेट का काम किया और इसी वजह से ये अपनी आज़ादी बचा पाया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की, मतलब कि कैसे यहाँ के पहाड़ और ताकतवर नदियाँ इस पूरे इलाके की जमीन और जिंदगी को आकार देती हैं। म्यांमार का भूगोल ना बहुत ही दिलचस्प है। इसकी जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जैसे अराकानियोमा, वो असल में हमारे शक्तिशाली हिमालय का ही दक्षिणी एक्सटेंशन है। मतलब ये पूरा भौगोलिक जुड़ाव ही देश की टोपोग्राफी तय करता है। अब जरा इन दो पठारों को देखिए। एक तरफ है म्यांमार का शान पठार जो खनिजों से भरपूर है, टिन, टंगस्टन, लेड। और दूसरी तरफ है थाईलैंड का कोराट पठार जो खेती, खासकर रबर प्लांटेशंस के लिए जाना जाता है। ये दिखाता है कि कैसे ज्योग्राफी सीधे सीधे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। अगर दक्षिण पूर्व एशिया के लाइफलाइन की बात करें तो एक ही नाम सामने आता है, मेकोंग नदी। इसे जल की जननी भी कहा जाता है, और सच पूछिए तो ये नाम बिल्कुल सही है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी इसी पर टिकी है। जरा मेकोंग के सफर पर नजर डालिए। ये तिब्बत के पठार से शुरू होती है, फिर चीन से होते हुए म्यांमार और लाओस का बॉर्डर बनाती है, फिर लाओस और थाईलैंड का कंबोडिया के बीच से गुजरती है, और आखिर में वियतनाम में एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाकर समंदर में मिल जाती है। इसका मतलब ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी है। मेकोंग तो सबसे मशहूर है, लेकिन हमें दूसरी जरूरी नदियों को भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे म्यांमार के लिए इरावदी और साल्विन, थाईलैंड की लाइफलाइन है चाओ फ्रेया, और उत्तरी वियतनाम की मुख्य नदी है रेड रिवर। यह सब अपने अपने देशों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। चलिए अब सेक्शन 3 पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का यहाँ के क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज पर क्या असर पड़ता है। ये इलाका कुदरती दौलत से भरा हुआ है। मोटे तौर पर देखें तो यहाँ 2 तरह के क्लाइमेट पैटर्न हैं। जो मेनलैंड वाला हिस्सा है वहाँ भारत की ही तरह मानसून वाला क्लाइमेट है, और जो आइलैंड वाला हिस्सा है वहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, यानी साल भर गर्मी और बारिश। और यही फर्क यहाँ की खेती से लेकर जंगलों तक सब कुछ तय करता है। यहाँ की ज्यादातर इकोनॉमीज की रीढ़ तो एग्रीकल्चर ही है। जब हम इस रीजन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले चावल का ही ख्याल आता है, जो बिल्कुल सही है, ये सबसे जरूरी फसल है। लेकिन एक और बात, ये इलाका रबर और पाम ऑयल का भी एक ग्लोबल पावर हाउस है, जिससे बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इनकम होती है। अब यह आंकड़ा देखिए, है ना हैरान करने वाला। दुनिया का 50% से ज्यादा टिन सिर्फ इन 3 देशों से आता है, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए ये एक बेहद जरूरी मेटल है और इस पर इन देशों का दबदबा है। और ये जो पूरा इलाका है इसे टिन बेल्ट कहा जाता है, जो थाईलैंड से शुरू होकर मलेशिया और इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। यूपीएससी के लिहाज से ये लोकेशंस जैसे थाईलैंड का फुकेट या मलेशिया की किंटा वैली, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4। यहाँ हम इन सारे ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को जोड़कर इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझेंगे और कुछ क्विक फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। ये देखिए, ये एक क्लासिक यूपीएससी स्टाइल का सवाल है, राजधानियों को उनकी नदियों से मैच करना।
गौर कीजिए कि कैसे बैंकॉक चाओ फ्राया नदी पर है और नोम पेन मेकांग पर। ये भूगोल और शहरी विकास के बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन बताइए, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश से गुजरती है? सोचिए, सबसे उत्तरी देश कौन सा है मेनलैंड पर? जी हाँ, अगर आपने म्यांमार सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। इस पूरे रीजन में म्यांमार ही वो अकेला देश है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ये एक बहुत ज़रूरी ज्योग्राफिकल फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। चलिए, अब कर्क रेखा से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की तरफ चलते हैं। ये लाइन इंडोनेशिया के बीचों बीच से निकलती है, लेकिन सवाल ये है कि किन किन बड़े द्वीपों को काटती है? तो देखिए, इक्वेटर सुमात्रा और बोर्नियो से तो गुजरती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी वाले द्वीप जावा से नहीं गुजरती, उसके दक्षिण से निकल जाती है। ये एक कॉमन ट्रिक क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, तो इस पर खास ध्यान दें। देखिए, ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ पहाड़ और नदियां नहीं होता, इसका इंसानों पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है म्यांमार के रखाइन प्रांत का रोहिंग्या मुद्दा। उस इलाके की खास ज्योग्राफी और इतिहास ही इस मुश्किल जातीय संघर्ष और रिफ्यूजी क्राइसिस की जड़ में है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, हमने देखा कि कैसे ज्योग्राफी ने इस रीजन के अतीत और वर्तमान को आकार दिया है, लेकिन भविष्य का क्या? दक्षिण चीन सागर का भूगोल, जहां दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स हैं, जहां एनर्जी रिजर्व्स को लेकर विवाद है, वो इस पूरे इलाके के और दुनिया के भविष्य को कैसे आकार देगा? ये आज के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल सवालों में से एक है।